गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो एक बार सबको नमस्कार। तो एक बार आप सबसे पहले बताएंगे कि अगर ऑडियो वीडियो सही चल रही है फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बता दो। मनीषा कुमारी का एक कमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये कह रही है हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या भाई बाकी बच्चे का कमेंट नहीं पहुंच पा रहा क्या भाई क्लास में? एक ही सिंगल बच्चे कमेंट हमारे पास पहुंचा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग तो बहुत एक्टिव रहते हैं क्लास में। लग रहा कहीं कमेंट में शायद दिक्कत आ रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, अच्छा ये कमेंट भाई कुछ इशू है। मैंने अभी अपने मोबाइल से कमेंट भेजा है तो मेरा कमेंट भी नहीं आ रहा। एक सेकंड, अभी मैं बोल देता हूं इनसे। वही सोच रहा हूं मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी क्लास में एक ही बच्चा लाइव हो जहां हम बच्चों के नाम भी नहीं पढ़ पाते, इतना तेजी से कमेंट आते हैं। तो मैं एक बार बोल देता हूं। गौरव भाई चेक करना, कमेंट नहीं जा रहे, मैंने अपने से भी चेक किया है। एक ही बच्चे का कमेंट आया है केवल पूरी क्लास में। बहुत बच्चे हैं इस बैच में और मैं खुद भी कर रहा हूं तो नहीं जा रहा है, तो एक बार चेक कर लो। चलो, जब तक ये कमेंट के बारे में चीजें ठीक होती हैं तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो जैसे कुछ भी वहां से मैसेज मेरे पास आता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मनीषा कुमारी जी का ही हमें एक कमेंट दिख रहा है, हर हर महादेव, वो भी 3 बार इन्होंने लिखा है। तो इन्हीं का ही एक सिंगल कमेंट है जो हमारे पास में रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो उधर से कुछ आएगा, एक मैसेज आया उधर से, 1 मिनट। ठीक है, चलो बाकी आप लोग तब तक पढ़ते रहो। थोड़ी देर में जैसे ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। यहां पे लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। बेटा न्यूटन साहब ने हमें 3 गति के नियम बताए और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन साहब ने जो अपने गति के जो नियम जिस बुक में पब्लिश किए थे उसे, उसका बड़ा फेमस जो नाम है वो है प्रिंसिपिया। बुक, जिस बुक के अंदर ये पब्लिश किए गए उसे हम कहते हैं प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। तो न्यूटन साहब ने जो बुक थी उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन उसका जो फेमस नाम है वो प्रिंसिपिया के नाम से है। तो हिंदी इंग्लिश वाले ध्यान रखना कि प्रिंसिपिया, उन्होंने प्रिंसिपल बताए, सिद्धांत बताए कुछ गति के बारे में, तो उस बुक का नाम प्रिंसिपिया है। ठीक, इन्होंने 3 नियम हमें दिए हैं। तो पहला नियम यह है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम। बेटा जो पहला नियम है न्यूटन साहब का, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। एक बार मैं देख लेता हूं कि कुछ टीम ने कुछ भेजा है क्या हमारे पास। इन्होंने कहा है कि एक दूसरा कमेंट सेक्शन हम यूज करने के लिए बोला गया है। एक सेकंड, लेट मी चेक आउट। एक दूसरा कमेंट सेक्शन हम यूज कर लेते हैं। हाँ, इसमें देखो, इसमें हमारे पास कमेंट आ रहे हैं सब बच्चों के। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं कुछ के। रोशन कुमार, अभिषेक, वंदना, सत्यम, राजेश, अभिमन्यु, मिनसा, साक्षी, रोशन, खुशी, साधना, ज्योति, प्रिंस कुमार, कशिश यादव, अंकिता, मोनू, वंदना, राहुल, सूरज, अवनी, मिस वर्ल्ड। हाँ, जड़त्व का नियम, हेलो सर, भोलेनाथ लिख रहे बच्चे, अभिमन्यु कुमार, श्रवण कुमार, ओके, विकास जैन। तो इसमें जो है हमें कमेंट दिखाई दे रहा है। तो नया कमेंट सेक्शन में शुरू किया और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है ये बात कि
जो न्यूटन साहब ने ये जो इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने 3 ये नियम दिए हैं प्रिंसिपिया नाम की, वो 1687 में पब्लिश हुए थे। बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। तो भाई राधे राधे, लेखराज जी हेलो, समी लोधी सबको ठीक है, ठीक है। अब कमेंट आ रहे हैं, अब फर्जी कमेंट नहीं करने, ठीक है। तो बेटा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ, इसके कई नाम हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम, ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम, ये लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसके बारे में जनरली नहीं पूछता है कि सेकंड लॉ को और क्या कहा जाता है। पहले वाले के बारे में पूछता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है, पहले वाला। तो दूसरे वाले को बल का नियम या त्वरण का नियम या संवेग का नियम भी कहा जाता है। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी वन बाय वन। थर्ड जो बेटा लॉ है, तीसरा नियम, इसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो पेपर में कई बार आपसे बहुत ही आसान बात पूछ लेगा, वो आपसे कह देगा भाई साहब ये बताओ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि न्यूटन का पहला लॉ था, मैंने कहा तो न्यूटन के पहले लॉ को हम कहते हैं लॉ फॉर इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अभी बताऊंगा जड़त्व का नियम क्या है। सेकंड वाले को हम कहते हैं लॉ फोर्स, बल का नियम या त्वरण का नियम या संवेग का नियम। तीसरे वाले को हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अब हम यहां पे बहुत काम की बात समझना, जब मैं तीनों नियम आपको पढ़ा दूंगा, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। अभी तो मैंने केवल ये बताया कि पहले वाले को और क्या कहते हैं, दूसरे वाले का और नाम क्या है, तीसरे वाले को स्पेशली और क्या कहते हैं। तो पेपर में आपसे पूछता है कि जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा। वो आपसे कहेगा कि भाई जब न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे तो फाइनली निकल के क्या आएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में बताता क्या है। तो बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जब सब कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ फोर्स, बल के गुण के बारे में कि बल का क्या गुण है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ फोर्स जो है, बल का जो गुण धर्म है, वो न्यूटन का पहला नियम बताता मैं। यानी कि जब मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ा दूंगा तो आपको फाइनली पता चलेगा कि फोर्स की क्या क्वालिटी है। तो इसे पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा फोर्स की क्वालिटी यह है कि बल जो है किसी रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती वस्तु को रोक सकता है, किसी चलती वस्तु की दिशा बदल सकता है। भाई फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु को पुश करना या पुल करना, किसी वस्तु को धक्का देना है, खींचना। तो रुकी वस्तु को चलाना है तो धक्का मारना पड़ेगा, कोई वस्तु चल रही है उसे रोकना, अपनी तरफ को खींचना पड़ेगा। तो जब पूरा का पूरा नियम हम पहला पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स की क्वालिटी निकल के आ जाएगी कि फोर्स की क्या क्वालिटी है, फोर्स की औकात क्या, फोर्स कर क्या सकता है। लेकिन जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद में तो आपको पता चल गया फोर्स की क्वालिटी क्या है। लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने के बाद डिटेल में आपको पता क्या चलेगा, तो मुझे यह तो पता चल गया कि फोर्स रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है। लेकिन क्या जितना फोर्स साइकिल को चलाने के लिए चाहिए, क्या उतना ही फोर्स ट्रक चलाने के लिए भी चाहिए? नहीं, ट्रक को चलाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, ट्रक को रोकने के लिए भी ज्यादा चाहिए। तो उस फोर्स का मान क्या हो, उसकी क्वांटिटी कितनी हो। किसी वस्तु को रोकने के लिए 2 न्यूटन का बल चाहिए कि 2 लाख न्यूटन का बल चाहिए, वो मुझे बताएगा सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमें बताएगा क्वांटिटी ऑफ फोर्स। पहले ने क्या बताया कि फोर्स कर क्या सकता है, सेकंड बताएगा कि फोर्स चाहिए कितना, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बल का मान, ठीक है। ऐसे बेटा मैं तीसरा नियम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो तीसरा नियम कंप्लीट पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चलेगा, तीसरा नियम पूरा पढ़ने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि भाई जो फोर्स है, जो बल है, ये हमेशा जोड़े में, पेयर में, युग्म में काम करता है। जैसे मान लो कि आपने किसी दीवार पर मुक्का मारा, तो जैसे आप किसी दीवार पर मुक्का मारोगे ना खींच के, तो तुरंत आपके हाथ में भी तो चोट लगती है, क्योंकि जितना फोर्स आप दीवार पर लगाओगे उतना ही फोर्स दीवार भी आपके ऊपर लगाएगी। तो एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ के हमें पता चलेगा कि फोर्स हमेशा पेयर में, युग्म में, जोड़े में काम करता है। तो थर्ड लॉ को में लिखेंगे हम। थर्ड लॉ जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमें पता क्या चलेगा, अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा कि फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं, बल हमेशा युग्म में
कार्य करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पूरा पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि थर्ड लॉ से अल्टीमेटली पता क्या चलता है। थर्ड लॉ पता था हमें कि फोर्स हमेशा पेयर में काम करेंगे, जितना फोर्स आप किसी वस्तु पर लगाएंगे ठीक उतने फोर्स वो वस्तु भी आपके ऊपर लगाएगी। फोर्स की क्वालिटी क्या है, फोर्स कर क्या सकता है, बल का गुण धर्म क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी औकात क्या हमें बताएगा पहला नियम, और फोर्स चाहिए कितना, उसकी क्वांटिटी क्या है वो हमें बताएगा दूसरा नियम। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि पहले नियम को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं, और किस फोर्स को किस नियम से अल्टीमेटली क्या पता चलेगा। और ये जो नियम है तीनों, ये न्यूटन साहब की किस बुक के अंदर पब्लिश किए गए, प्रिंसिपिया नाम की बुक में 1687 में। यहां तक हमने एक मोटा मोटी आपको हल्का सा आइडिया दिया। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सबको उठाएंगे, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, और फिर मैं पीडीएफ से आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसे बेटा हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं, पहला नियम। तो जो फर्स्ट लॉ है इसे हमने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा कि जड़त्व शब्द का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब क्या है, ठीक है। इनर्शिया जड़त्व। अच्छा, इनर्शिया से एक क्वेश्चन हो रहा है कि इनर्शिया शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया था। कोई बच्चा बता सकता है कि जो जड़त्व शब्द है, इनर्शिया शब्द, ये शब्द फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था। देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने क्या होगा, ये गलत है। इनर्शिया शब्द का सबसे पहली बार यूज किया है अभिनिमिष वर्ल्ड ने, अभिमन्यु ने, मैं बिल्कुल सही आंसर दिया, अभिमन्यु कुमार ने, कि इस शब्द का सबसे पहली बार यूज किया था गैलीलियो साहब ने। देखो इवन मोशन के बारे में, गति के बारे में सबसे पहली बार जिक्र किसने किया, किसी वस्तु के मोशन के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया, अगर ये भी पेपर में आ जाए तो भी आप गैलीलियो बताएंगे। तो जिस साल गैलीलियो मरे उस साल ही न्यूटन का जन्म हुआ, और जैसे जैसी बातें गैलीलियो ने बताई थी लगभग वैसी बातें ही न्यूटन ने बताई, बस थोड़ा डिटेल में, थोड़ा साफ सुथरे तरीके से, इसलिए न्यूटन का नाम ज्यादा है। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछ ले कि इस इनर्शिया फर्स्ट लॉ, भले ही हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, पर ये इनर्शिया वर्ड सबसे पहली बार यूज किया था गैलीलियो ने, तो लिखेंगे इनर्शिया वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गैलीलियो। हिंदी में लिखेंगे जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग गैलीलियो ने किया था। जड़त्व शब्द का पहली बार उपयोग गैलीलियो ने किया था, इसे याद रखना है। ये पीयूष पाल एस यादव कह रहे हैं कैपलर का गलत है, सूरज का ठीक है, सनी कुमार का भी सही है, ज्योति विश्वकर्मा का भी एकदम ठीक है। तो इनर्शिया वर्ड का सबसे पहली बार यूज किया था गैलीलियो साहब ने, ठीक है। अच्छा अब आते हैं ये इनर्शिया क्या बला है, ये क्या बीमारी है, इनर्शिया क्या है ये। देखो बेटा इनर्शिया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देख लो, आपके घर का बेड हो, सोफा हो, टेबल हो, चेयर हो, कोई संदूक रखा हो, अलमारी रखी हो, कोई ईंट पत्थर कुछ भी रखे हो घर में कहीं भी, तो हर एक वस्तु के पास एक गुण होता है कि कोई भी जो वस्तु है ना वो अपनी स्टेट में, अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई वस्तु जैसी है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। अगर आप उसकी स्टेट बदलना चाहोगे तो उसका अपोज करेगी, विरोध करेगी, इसलिए आपको बहुत दम लगा के उसकी स्टेट बदलनी पड़ेगी। अपने घर में देख लो आप, जो आपके घर में सोफा है, अगर ये 6 महीने से ऐसे पड़ा तो 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी स्टेट बदल दो, सोफे को इस वाली दीवार से हटा के इस वाली दीवार के पास लेके आओ, तो आपको फोर्स लगा के जबरदस्ती खींच के लेके आना पड़ेगा। वो विरोध करेगा, वो कहेगा भाई साहब वहां मत लेके जाओ, मैं यहाँ पे बढ़िया हूं, क्यों परेशान कर रहे हो। तो कोई भी वस्तु का ये गुण कि वो अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। तो अगर कोई वस्तु रुकी है तो चलना नहीं चाहती, ऐसे कोई वस्तु चल रही है तो रुकना नहीं चाहती। भाई मान लो कि आपकी गाड़ी चल रही है तो चलती रहना चाहती है, उसे अगर रोकना है तो कब रुकेगी वो, जब ब्रेक लगाएंगे, जबरदस्ती फोर्स लगाएंगे तो रुकेगी।
या वो क्यों रुकती है? अगर आप ब्रेक भी नहीं लगाएंगे तो जमीन के घर्षण, जमीन के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकेगी। तो कोई भी वस्तु जो है वो जिस स्टेट में, उसी स्टेट में ही बनी रहना चाहती है। तो किसी वस्तु का यह गुण कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही बनी रहना चाहे, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। तो पेपर में आता है कि किसी वस्तु की वो एबिलिटी की वस्तु जैसी है वैसी की वैसी बनी रहना चाहे, चल रही है तो चलती रहना चाहे, रुकी है तो रुकी रहना चाहे, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी दिशा में ही चलती रहना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इनर्शिया की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it resist any change in its state of rest, motion or direction. Rest, motion or direction is called inertia. हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। बेटा किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है, अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि मैंने तो इनएबिलिटी पढ़ा था। इनएबिलिटी, देखो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि जड़ तो क्या है? किसी वस्तु का गुण है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। इनएबिलिटी अवगुण पता आपने कब पढ़ा होगा? ये डेफिनेशन इनएबिलिटी अवगुण में भी बना सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि किसी वस्तु का वह अवगुण, किसी वस्तु की वह इनएबिलिटी कि वस्तु अपने आप से अपनी स्टेट नहीं बदल पा रही। अगर मैं कहूं किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करे, तो इसे हम कहेंगे एबिलिटी। गुण है उसके अंदर की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है वो। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु अपने आप से अपनी स्टेट नहीं बदल सकती, रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, दिशा में है तो उसी दिशा में रहेगी। अगर दिशा बदलनी है, स्टेट बदलनी है तो बल लगाना पड़ेगा। तो इनएबिलिटी आपने तब पढ़ा होगा। तो ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये वाली एबिलिटी वाली कि किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु अपनी किसी भी तरह की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। अब बात यह कि ठीक है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, लेकिन सर कौन सी वस्तु ज्यादा विरोध करेगी? जिसका मास, द्रव्यमान ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, आपके पास एक साइकिल है, हल्की है, तो साइकिल को चलाना भी आसान है, रोकना भी आसान है। ट्रेन का मास भी ज्यादा है तो ट्रेन को चलाना भी मुश्किल और रोकना भी मुश्किल। तो जितना ज्यादा मास होगा वस्तु का, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उसके अंदर परिवर्तन का विरोध करने की उतनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी। इतनी बड़ी ईंट को हटाना आसान है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को हटाना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी अवस्था बदलने का ज्यादा विरोध करेगा। तो यहां पे एक चीज और लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के जड़त्व की माप, यानी कि जड़त्व की माप का मतलब है कि उसका जड़त्व कम है कि ज्यादा। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है। तो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा है, वस्तु जितनी ज्यादा किलोग्राम की है,
उसका इनर्शिया, उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इनके आपको आंसर देने हैं। तो पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, आगे लिखेंगे ABCD। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। करो ये। इसमें लिखा है कि द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी टेंड्स टू कोज द बॉडी। एक पिंड की जड़ता पिंड में क्या गुण उत्पन्न करती है, क्या गुण उत्पन्न करेगी किसी वस्तु की जड़ता, उसका जड़त्व। एक कह रहा है कि स्पीड बढ़ा देगी, स्पीड स्लो कर देगी, एक कह रहा है रेजिस्ट करेगी एनी चेंज, एक कह रहा है कि धरती की ओर गिरेगी। तो आपको पता ही है कि इनर्शिया का मतलब होता है कि किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करे, तो विरोध करने की प्रवृत्ति है। तो सोनू, साहिल, एस यादव, अभिमन्यु, अमीर राज, रोशन, पूजा, उमेश, अभय, अनिल, प्रिंस, सगुन, गजल, अभय कुमार मिश्रा, अंजलि वर्मा, हिमानी, मोनिका, दिनेश, प्रगति, सबका बहुत बढ़िया आंसर है। चलो बाकी का हम अगले और क्वेश्चनों में देखेंगे। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। तो बेटा जड़त्व की माप का मतलब है कि वस्तु का जड़त्व कम होगा ज्यादा, तो जड़त्व की माप क्या होता है, उसका मास, उसका द्रव्यमान। मास पर टिक लगाना है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है उसका मास। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये सीजल में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो भाई। आकाश, हर्ष, जितने बच्चे ABC लिख रहे हैं इन सबका कोई आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। दीक्षा, सोनू, साहिल, सरवन, सगुन, अवनी, नागेंद्रा, प्रिंस, करते रहो। इसने कहा है कि एक बाह्य अभिकरण, एक बाह्य एजेंसी जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था समान चाल में परिवर्तन होता है। तो कह रहा है कि वो बाह्य एजेंसी कौन सी है, वो बाह्य कारण कौन सा है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था यह समान चाल में परिवर्तन कर दे। तो बेटा बाह्य एजेंसी है फोर्स, बल। तो फोर्स वो बाह्य एजेंसी है जो किसी वस्तु की स्टेट अवस्था बदल सकता है। अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स ना लगाएं तो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेगी जिंदगी भर, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये अभी आपको बताना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, आसान क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 12 को ये कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ। न्यूटन का दूसरा नियम किसकी माप देता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स की क्वालिटी, सेकंड देता है फोर्स की क्वांटिटी, उसका मान। तो सेकंड वाला न्यूटन देगा फोर्स का मान, है ना। ये सब कुछ आसान चीजें हैं। अब आते हैं हम सीधे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर बाकी क्वेश्चन पर हम आएंगे आगे। देखो अब बेटा मुझे पता चल गया कि जो इनर्शिया है वो क्या है, जिसका यूज सबसे पहली बार गैलीलियो साहब ने किया था। ये किसी वस्तु का गुण है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करे। तो बेटा इस इनर्शिया को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा अभी आपके सामने। इस इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। एक को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। एक को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। अब देखो बेटा आप नाम से पता चल रहा होगा आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और कोई वस्तु गति में तो गति में रहना चाहती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। कोई वस्तु जिस दिशा में भाग रही है उसी दिशा में भागती रहेगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कई बार पेपर में क्या होगा कि आपसे बेटा इन सब एग्जाम्पल पूछता है, कि पेपर में कोई एग्जाम्पल देगा कि रुकी हुई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे को क्यों गिरते हैं, चलती बस में ब्रेक लगते हैं
तो यात्री जो है वो आपसे कह देगा कि आगे क्यों गिरते हैं, चलती हुई बस जो है वो अचानक मुड़ती है तो यात्री बाहर की तरफ को क्यों गिरते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि किसका आंसर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, किसका इनर्शिया ऑफ मोशन, किसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन में और कुछ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। आपने करना क्या, उन्हें ध्यान से सुनना, बाद में आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में क्लास खत्म होने के बाद लिख लेना, या जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें से लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। क्लास में लिखने बैठेंगे तो आधा घंटा उस पर खराब हो जाएगा। तो मैं डिटेल में आपको एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में, फिर धीरे धीरे आप ये सारी बात इजिली अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे विराम का जड़त्व। देखो यहां पे एक चीज समझना कि मान लो कि आप एक ट्रेन के अंदर हैं, ट्रेन में, ठीक है, आप एक ट्रेन के अंदर बैठे थे ऐसे, ठीक। अब एक ट्रेन के अंदर आप खड़े हैं, अब मान लो कि ट्रेन के अंदर आप, या मेट्रो ट्रेन है या बस है कोई भी मान लो, और आपने ऐसे हैंडल पकड़ के आप खड़े हैं बड़े आराम से, और आप कुछ भी सोच रहे हैं, यार तैयारी कितनी चल रही है, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, पढ़ाई और करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं। तो जिस बस या ट्रेन में आप खड़े हैं, अगर वो बस या ट्रेन अचानक से आगे चल पड़े तो उसके अंदर खड़ा यात्री क्या होंगे। अगर कोई बस में आप खड़े हैं, वो बस अचानक से आगे बढ़े तो उसके अंदर खड़े यात्री पीछे की तरफ को गिरते हैं। तो बस के अचानक चलने पर उसके अंदर खड़े यात्री जो पीछे की तरफ को गिरते हैं, ये बेटा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, विराम के जड़त्व की वजह से। देखो कैसे, आप खुद सोचना, आप जिस बस के अंदर खड़े हैं, जिस बस में, तो आपके पैर तो बस के फर्श के साथ में चिपके हुए हैं और आप ऐसे खड़े हुए थे। तो बेटा जैसे बस चलेगी तो आपके पैर बस के फर्श के साथ चिपके हुए थे, तो आपके पैर बस के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपका ऊपर वाला धड़ है ये किस पे था, रेस्ट पे, विराम अवस्था में, तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये इस पे फोर्स नहीं लगा, फोर्स किस पे लगा है, पैर फर्श के साथ चिपके हुए हैं, तो बस आगे बढ़ेगी तो पैर बस के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैरों पर बल लगा, क्योंकि चिपके हुए हैं फर्श के साथ में आगे बढ़ जाएंगे और धड़ वहीं के वहीं रहेगा। अब सोचो मान लो एक व्यक्ति है, इसका ऊपर वाला हिस्सा धड़ है और नीचे वाला पैर है, इसके पैर आगे बढ़ना चाहे और ये धड़ वहीं के वहीं रहना चाहे तो कहां गिरेगा, ये पीछे की तरफ को। तो रुकी हुई बस के अचानक आगे बढ़ने पर यात्रियों का पीछे की तरफ को गिरना, ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, विराम के जड़त्व का। जब हम बस में खड़े होते हैं तो हमारा पूरा शरीर रेस्ट पर है, तो जैसे बस चलेगी जो पैर बस के साथ चिपके हुए हैं वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये धड़ रेस्ट पर था, विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, वहीं रहना चाहेगा और पैर आगे निकल गए, इसलिए आपको अपना शरीर पीछे की तरफ गिरते हुए दिखेगा। ठीक है, अच्छा मर्जी भाई आपकी, मोहम्मद कैस जैसा आपको मन करे। इसका एक बड़ा अच्छा और प्यारा एग्जाम्पल है, ये आपने जरूर महसूस किया होगा कभी ना कभी। जैसे मान लो कि एक पेड़ है ये, ठीक है, और किसी पेड़ पर बेटा फ्रूट लगे हो, फल लगे हो, और आप इस पेड़ को पकड़ के हिला दो। मान लो कि पेड़ जो है कि सर बुक में कैरेविल के ही सिर्फ 2 नियम दिया है जीएस बूस्टर में। भैया जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं कि बुक पे आप ध्यान मत दो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ो, जो पीएनजी मिलती है डेली ये काम की है, ये पढ़नी है, और बाकी कोई चीज नहीं पढ़नी, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है केवल वो पढ़ना है। अब आपके पास बेटा मान लो कि एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर कुछ फ्रूट्स लगे हैं, फल लगे हुए हैं। आप जैसे उस पेड़ की टहनियों को पकड़ के ऐसे हिलाते हैं ना, तो उससे आपने देखा होगा कि सहतूत का पेड़ है तो सहतूत गिर रहे हैं, जामुन का पेड़ है तो जामुन गिर रहे हैं, बेर का पेड़ है आपने पकड़ के हिला दिया, कहीं जैसे कांटे नहीं है तो बेर गिर रहे हैं। तो किसी पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं तो उससे फ्रूट क्यों गिरते हैं, देखो उसकी वजह क्या है। मान लो टहनी है, यहाँ पे एक फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, अब होगा क्या, जैसे कि मेरे पास में मान लो कि मैंने पकड़ा और ये हमने क्या किया कि जैसे मैं टहनी पे को पकड़ के हिलाऊंगा तो मैंने फोर्स किस पे लगाया, टहनी पे मैंने फोर्स लगाया तो टहनी तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये फ्रूट क्या था, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। तो टहनी पे आपने झटका मारा, टहनी आगे निकल गई, फ्रूट वहीं रहना चाह रहा है, तो दोनों सेपरेट हो गए। तो किसी पेड़ को जब पकड़ के हिलाते हैं तो उससे फ्रूट का अलग हो जाना, ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। बस के अचानक आगे बढ़ने पर यात्रियों का पीछे गिरना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक इसमें बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक कारपेट है, ये ठीक है, मान लो कोई कारपेट है आपके पास में, चादर है, कुछ भी है, और इसके ऊपर मान लो कि कुछ धूल चिपकी हुई है। ये कारपेट जो है, कारपेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, कालीन। ये मान लो कि कारपेट कालीन टाइप के आपके पास में भारी सी, और आपने क्या किया,
इस कारपेट को टांग कर इस पर डंडा मारना शुरू किया। जब किसी कारपेट को आप डंडे से पीटते हैं तो उसे डस्ट धूल बाहर निकल जाती है। पता है क्यों? ये कारपेट है, इस पर डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं, तो जैसे आप इस पर डंडा मारोगे ना, तो डंडा लगने से कारपेट पे फोर्स लगा तो कारपेट तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन डस्ट वहीं था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। मान लो कि डंडा ऊपर वाला हिस्से पे मारा तो जो नीचे कारपेट है इसमें जो डस्ट चिपका हुआ है रेस्ट पे रहना चाहेगा। कारपेट पे डंडा लगा, फोर्स लगा, कारपेट तो आगे बढ़ गई, डस्ट वहीं रहना चाह रहा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो किसी कारपेट को डंडे से पीटने पर या किसी चादर को पकड़ के हिलाने से उससे जो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल धूल के कण अलग होते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो पेपर में ध्यान रखना कि बस आगे बढ़ी, यात्री पीछे गिरे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। पेड़ को पकड़ के हिलाया, फोर्स लगाया पेड़ पे, पेड़ की टहनी आगे बढ़ गई, फ्रूट वहीं रहे तो फ्रूट अलग हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डंडे से पीटा किसी चादर को तो डंडा लगने से चादर आगे निकल गई, डस्ट वहीं रह गई तो डस्ट उससे सेपरेट हो गई। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है ये। अच्छा, दूसरी चीज, अपने इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कई बार कुछ लोग जो साइंस को प्रैक्टिकली समझाते हैं, अपने रील वगैरह में देखा होगा, जैसे कि वो करते क्या है, जैसे मान लो कि उनके पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर वो एक कपड़ा डालेंगे। वो टेबल भी बहुत ही चिकनी होगी, किसी मान लो मार्बल की, फर्श की होगी, और उसके ऊपर जो कपड़ा डालेंगे वो भी बहुत ही चिकना होगा, रेशमी कपड़ा डाला, और उसके ऊपर एक के ऊपर एक गिलास लगा देंगे। तो गिलास, बहुत सारे गिलास ऐसे बना देंगे बहुत ऊंचाई तक, और उस कपड़े को पकड़ेंगे और बहुत ही स्पीड से खींचेंगे ना, तो कपड़ा तो बाहर निकल जाएगा और सारे के सारे गिलास वैसे के वैसे रहेंगे। देखो क्यों भाई, आपने चादर बिछाई, जो आपने कपड़ा बिछाया उसके ऊपर बहुत सारे गिलास हैं, गिलास रेस्ट पर हैं, आप पकड़ किस रहे हैं? चादर को। तो आप चादर को पकड़ के खींचेंगे, आप फोर्स आपने चादर पे लगाया तो चादर तो बाहर आ जाएगी, ये गिलास रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहेंगे, इसलिए वहीं के वहीं टिक जाते हैं वो। लेकिन इस चीज में आप इस बात का ध्यान रखना कि जो टेबल है खुदरी नहीं होनी चाहिए, कपड़ा भी जो है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा सूती टाइप का कपड़ा हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने टेबल ली है वो लकड़ी की ना हो, खुदरी ना हो, कपड़ा भी सूती ना हो। ऐसा ना हो कि अब आप कपड़े को खींच रहे हो ना तो टेबल और कपड़े के बीच में फ्रिक्शन लगे, घर्षण लगे और साथ में गिलास भी खींच के चले आ जाएं। तो इसलिए वो ऐसी टेबल लेते हैं बहुत ही स्मूथ चिकनी, जो घर्षण को हम नेगलेक्ट कर सके। कपड़ा भी बहुत ही रेशमी सा लेंगे, यानी ताकि मैं कपड़े फोर्स लगा रहा हूं तो कपड़े में फोर्स लगे, फ्रिक्शन घर्षण बल काम ना करे यहाँ पे। तो अगर कोई आपसे कहे कि ऐसे बहुत सारे गिलास कपड़े के ऊपर रखे हुए हैं, कपड़े को हमने पकड़ के खींच दिया, गिलास वहीं के वहीं रह गए, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब दूसरी चीज मैंने क्या कहा आपसे कि जब हम किसी पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे उससे फ्रूट अलग होंगे, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाएगा। चादर को डंडे से पीटेंगे, डस्ट अलग हो जाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाएगा। बस आगे बढ़ेगी, यात्री पीछे गिरेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाएगा। किसी कपड़े को हम पकड़ के खींचेंगे, उसके ऊपर रखा गिलास वहीं के वहीं रह जाएंगे, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा बचपन में कैरम बोर्ड खेलते समय। अगर आपने कैरम बोर्ड खेला है तो आप समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूं। बेटा, तो कैरम बोर्ड में यहाँ पे होल होते हैं, गड्ढे होते हैं चारों तरफ, और आप बीच में क्या करते हैं, ये कोइन का एक ढेर लगाते हैं, इसे बोलते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स, गिट्टियों का ढेर। तो पाइल यानी कि ढेर, आपने गिट्टियों का ढेर लगाया, फिर आप क्या करते हैं, एक स्ट्राइकर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, जब इस स्ट्राइकर को आप फिट करते हैं ना, तो बेटा स्ट्राइकर क्या करेगा, सबसे नीचे वाले कॉइन पे जाकर टक्कर मारेगा। अब इतने सारे कॉइन हैं, स्ट्राइकर नीचे वाले कॉइन पर टक्कर मारेगा तो फोर्स किस पर लगा? बल लगा नीचे वाले कॉइन पर, तो नीचे वाले कॉइन में बल लगेगा तो बाहर निकल जाएगा। ये जो नीचे वाला कॉइन है ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब ये सोचो कि जब अपने स्ट्राइकर से हिट किया तो नीचे वाले कॉइन को हिट किया जाके उसने, नीचे वाला कॉइन तो बाहर निकल गया, यहां गैप बन गया, तो बाकी धड़ाम से सारे के सारे कॉइन कहां गिर जाएंगे? नीचे। तो जब आप बचपन में कैरम बोर्ड खेलते थे तो स्ट्राइकर से हिट करते ही ऊपर के कॉइन नीचे क्यों गिर पड़ते थे? क्योंकि कॉइन है, मान लो कि ऐसे आपने लगाए 10 कॉइन, तो जब आप हिट करेंगे तो स्ट्राइकर तो नीचे वाले कॉइन पर टक्कर मारेगा ना, तो नीचे वाले कॉइन पर टक्कर मारी तो वो तो बाहर निकल गया, गैप बनने की वजह से वो कोई नीचे गिरना चाहेंगे तो कई बार लुढ़क पड़ेंगे वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर आपसे कोई ये कहे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कौन कौन सा एग्जाम्पल बनेंगे, फेमस के लिए, पेपर के लिए फेमस एग्जाम्पल एक ये याद रखना, एक ये तीन याद रखना। अपने ज्ञान के लिए आप कैरम बोर्ड वाला याद रख सकते हैं, और ये जो टेबल पे कपड़ा पड़ा है और आप इस कपड़े को पकड़ के खींचते हैं तो इसके ऊपर जो गिलास रखे हैं एक के ऊपर एक, वो नहीं गिरते, वो भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो इसे अपनी बाद में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हुए। एक बार आप इन्हें, जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, वो फटाफट स्पीड से अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। तब तक हम कुछ कमेंट देख लेते हैं। जो बच्चा सेम ही कमेंट बार बार करता है उसको तो हम बिल्कुल कंसिडर करते ही नहीं।
एक बीमारी भाई क्लास में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, प्लीज मेरे कमेंट पर ध्यान दीजिए। मोनू गोस्वामी, क्या भाई तुम्हारा कमेंट? फिजिक्स फुल नोट हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करा दीजिए। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर ऊर्जा और फोर्स में अंतर बता दो। फोर्स हम आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, फोर्स का काम क्या है, और एनर्जी भी आगे पढ़ाएंगे, वर्क पावर एनर्जी में, तो पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और हमें ऐसा कुछ काम का लग नहीं रहा जिसके बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक है, लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, अब आते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन पे। ये बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन डेली लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप समाज में ऐसा दिखना चाहते हैं कि लोग आपको पढ़ा लिखा समझें, छपरी टाइप का बेवकूफ ना समझें, तो हमें वैसे एक्टिविटी भी करनी पड़ती है समाज के अंदर रहकर। होता नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, मान लो पार्क में, एक बंदा वहीं पे क्या किया उसने, बिस्किट खाए, रैपर वहीं फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पी वहीं फेंक दिया, उसका जो बोतल है, तो आपका मैसेज, दिमाग क्या मैसेज देता है, बड़ा बेवकूफ आदमी है। होता है कि नहीं होता है? या कोई लोग कई बार गाड़ी से जा रहे हैं, शीशा डाउन करेंगे, सामान भारी फेंक देंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि ये असभ्यता है ना। दो पैसे फालतू आना सभ्य नहीं बनाता इंसान को। तो वैसे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो जैसे आपको डेली लाइफ में अपने आप को। एक बच्चा कह रहा है सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, सबको नहीं आता बेटा समझ में। दीपक कुमार प्रजापति, कोई मजाक नहीं चल रहा क्लास में ना, कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा। अब क्लास में टाइम से आओगे तो सब समझ में आएगा, और क्लास में मुंह उठा के चले आओगे जब मन करेगा 8:20 पे, और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझोगे कि तुम्हारे ये लिखने से टीचर पूरा दोबारा बता दे आधे घंटे का, तो ऐसा नहीं है। बाकी बच्चों के समय की इज्जत करो और अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो, आप मान लो कि कभी किसी कार में बैठे हैं और एक कार 100 की स्पीड से भाग रही है। अगर आप कार के अंदर हैं और कार जो है 100 की स्पीड से भाग रही हो, तो आपको पता है अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आपका जो शरीर है ना, वो भी कार के साथ साथ 100 की स्पीड से भाग रहा होता है। अगर कार की स्पीड 40 है तो मेरे शरीर की स्पीड भी 40 है। इवन कार के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, हर एक पार्ट उस कार का बिल्कुल 100 की स्पीड से साथ साथ चल रहा है। अब मान लो कि गाड़ी भाग रही है 100 की स्पीड से। अब मान लो जैसे आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही थी और अचानक से मान लो कि कोई चीज गाड़ी के सामने आ गई और ड्राइवर को अचानक से खींच के बहुत तेज ब्रेक मारने पड़े, या ऐसा हुआ कि गाड़ी के सामने मान लो कोई जानवर आ गया, तो जैसे गाड़ी उस जानवर पर टक्कर मारेगी तो गाड़ी की स्पीड तुरंत रिड्यूस होगी। 100 से कितनी हो गई? 20। भाई गाड़ी पर टक्कर लगा, गाड़ी में फोर्स है, गाड़ी की स्पीड तो एकदम से घट के 20 हो गई। लेकिन जो उसके अंदर यात्री बैठे हैं उनका शरीर अभी भी 100 की स्पीड से भाग रहा है। अब सोचो गाड़ी की स्पीड हो गई 20, तो जिस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं उस गाड़ी की स्पीड 20 है और उसके अंदर बैठा व्यक्ति 100 की स्पीड से भाग रहा हो, तो क्या करेगा? शीशा फोड़ के गाड़ी से बाहर गिर पड़ेगा और कहानी खत्म। इसलिए कहते हैं जब भी आप कार के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट का यूज जरूर करें। लेकिन भारत क्या है, एक अलग प्रकार का देश है। यहां पे हमें क्या लगता है कि सीट बेल्ट पहनना हमारी इज्जत के खिलाफ है, क्योंकि हमारे घर वाले तो पुलिस में हैं, या हमारे घर वाले तो नेताजी हैं, फोन करेंगे 2 मिनट में पुलिस वाला छोड़ देगा। वो छोड़ भले देगा, लेकिन जहां पर ऐसी घटना होगी वहां पे तो भाई फिजिक्स, वो आप नेता के बेटे हैं या खुद प्रधानमंत्री हो, इस बात को मानेगी नहीं है। भाई आप कितना भी बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, आपको 5 साल हो गए हैं, लेकिन हर दिन अलग होता है। ये मत सोचो कि मैं तो इतने साल से गाड़ी चला रहा हूं, इतने दिन से बैठा हूं। हर दिन अलग है, पता नहीं किस किलोमीटर पे क्या हो जाए, तो अचानक से बहुत खींच के ब्रेक लगाने पड़ जाए, अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, अचानक सामने चलती गाड़ी रुक जाए, तो जैसे गाड़ी की उसमें टक्कर लगेगी, गाड़ी की स्पीड 100 से हुई 10, अंदर का शरीर भागा 100 की स्पीड से, बाहर गिर पड़ेगा। तो सिर्फ जब भी गाड़ी में बैठेंगे हम सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि चलती हुई बस में जब ब्रेक लगते हैं तो यात्रियों का शरीर आगे की तरफ को निकलता है, या चलती हुई कार जब किसी चीज से टकराती है अंदर बैठे यात्री बाहर गिर पड़ते हैं, ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहां पे एक चीज देखना, तो अगर पेपर में कहे कि चलती बस में ब्रेक लगने पर शरीर आगे गिरा, यानी जब शरीर आपका आगे निकले, यानी आप मोशन की मुद्रा में है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। रुकी बस, अचानक चली, आपका शरीर पीछे की तरफ को गिरा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि लोकल में चलने के लिए सीट बेल्ट क्या लगाएं सर? सीट बेल्ट तो ऐसे लगा ही लेनी चाहिए। आप सीट बेल्ट अगर नहीं लगा रहे हैं लोकल में चलने के लिए, इसका मतलब यह है कि वो आपकी आदत में नहीं है। जैसे मैं अगर अपना बताता हूं कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तो जब तक मैं सीट बेल्ट ना लगाऊं ना, तो मेरे से गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी।
मुझे ऐसा लगता है शरीर ना खुला खुला सा बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने आदत क्या बनाई है, जब से मैंने गाड़ी चलानी सीखी है, कि पहले सीट बेल्ट लगाओ तब गाड़ी को स्टार्ट करो। जो लोग क्या करते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते और उन्हें गाड़ी चलाते 2-4 साल हो गए हैं, अब उन्हें लगाने पे दम सा लगता है कि घुट रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शुरुआत ही गलत तरीके से की है, तो उन्हें समस्या आएगी। तो आप लोकल में हैं, आप अपने गली में गाड़ी चला रहे हैं, अपने खेत में चला रहे हैं, अगर आपकी आदत बनी हो सीट बेल्ट लगाने की, तो आप ये सोचोगे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करोगे आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बेटा जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसका आप और जगह देखो कहां पे देखते हैं। आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग क्या बदतमीजी करते हैं, जैसे मान लो कि ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन की यात्रा उनकी 15 घंटे की है, 15 घंटे ट्रेन में बैठे हैं चुपचाप, लेकिन जैसे उनका स्टेशन आएगा जाके खड़े हो जाएंगे गेट पे। अब जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंचेगी अपनी स्पीड कम कर लेगी, तो जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, स्पीड उसने अपनी कम कर ली, तो जो आदमी 15 घंटे से ट्रेन में बैठा है उसे 1 मिनट का सबर नहीं हो रहा, वो क्या करता है, चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जो चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं तो गिर पड़ते हैं, मुंह फूट जाता है उनका। तो चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस से कभी नहीं उतरना। देखो, आप ट्रेन के अंदर हैं, मान लो कि ट्रेन अपनी स्पीड कम करते 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 20 की स्पीड कर ली, तो आपका शरीर भी 20 की स्पीड से ही भाग रहा है, 20 की स्पीड से ही। तो जैसे ही आप अपने पैर जमीन पर रखेंगे, तो पैर जमीन पर रखते रुक गए, लेकिन धड़ तो अभी 20 की स्पीड से भाग रहा है। इसलिए व्यक्ति जैसे ट्रेन से उतरते अगर सीधे पैर जमीन पर रख दे, तो धड़ भागेगा 20 की स्पीड से आगे, तुरंत मुंह फूट जाएगा उसका। मैंने कई बार तो ऐसी महिलाएं देखी हैं कि बस जा रही है ऐसे, और वो उल्टा ऐसे मुंह करके उतर जाती है बस से, साड़ी पहन रखी है। भैया, बस की स्पीड भले ही 10 हो, जैसे जमीन में पैर रखोगे, पैर तो 0 की स्पीड पहुंच जाएंगे, धड़ 10 से भागेगा, तो मुंह फूटना ही है। अब लोगों ने क्या किया, इसका तोड़ निकाल लिया कि अच्छा, ट्रेन की स्पीड 20 है, मैं उतरता हूं, पैर रुक गए, धड़ आगे भाग रहा है 20 की स्पीड से। तो वो करते क्या, जब चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं तो साथ में भागना शुरू कर देते हैं, वो अपने पैरों को भगाना शुरू कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करेंगे। तो भैया, इतना रिस्क लेना ही क्यों है। हो सकता है कि जब आप ट्रेन से उतरे हो तो धड़ की स्पीड तो 20 है, लेकिन जब आप भाग रहे हो सकता है कि आपके पैर 20 तक पहुंच ही ना पाए, आपकी औकात है केवल 10-12 तक पहुंचाने की हो, तब भी गिर जाओगे। या उतर के भाग रहे हो, कहीं ट्रेन प्लेटफॉर्म मान लो टूटा हुआ है, पैर फंस गए तो गिर जाओगे, कि मान लो कोई चीज ऐसी पड़ी हुई, तेल वेल पड़ा हुआ तो भी गिर जाओगे। तो अपना जहां 15 घंटे 10 घंटे 4 घंटे की यात्रा में हमने वेट किया है, तो 1-2 मिनट और वेट कर लेंगे हम, है ना। तो चलती हुई ट्रेन या बस से उतरते समय जो गिर पड़ता है व्यक्ति, वो भी किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ये कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग, खास तौर से जिनके पास सफारी गाड़ी है, क्वालिस है और थार है, ये लोग स्टंटबाजी ज्यादा करते हैं, रीलबाजी ज्यादा करते हैं। तो क्या करेंगे, जो गाड़ी का बोनट होगा उस बोनट पे एक आध बंदा बैठ जाएगा, और वो बैठा है और अपना हवाबाजी कर रहा है, और पीछे से बंदा क्या कर रहा है, गाड़ी जो बैठा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाएगा, और जो सामने दोस्त रील बना रहा है तो गाड़ी भगा के लेके आएगा, जैसे उसके पास पहुंचेगा ब्रेक लगाएगा तेजी से, बोनट पे बैठा व्यक्ति नीचे गिर पड़ेगा। क्योंकि वो अगर फिजिक्स पढ़े होते तो ऐसे हरकतें करते ही ना। भाई मान लो उसकी गाड़ी की स्पीड 30 की भी है, तो जो बंदा बोनेट पे बैठा है उसका शरीर भी 30 की स्पीड से भाग रहा है, तो ऐसे खींच के ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो चिपका हुआ बोनेट के साथ वो तो रुक जाएगा, लेकिन धड़ जो है 30 की स्पीड से आगे निकलेगा, नीचे गिर पड़ेगा वो। ये जो लोग बस पे बैठ के यात्रा करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बस के ड्राइवर ने अचानक से खींच के ब्रेक मारे, छत के ऊपर बैठा व्यक्ति नीचे गिर पड़ता है। तो सब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। एक और दिमाग से पैदल बच्चा आ गया, संवेग आवेग में अंतर बताएं। भाई तुम लोग इतने बुद्धिहीन क्यों कि तुम बार बार कमेंट क्यों करते हो, सेमी कमेंट। अगर टीचर उस कमेंट को नहीं पढ़ रहा तो समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे कमेंट में। संवेग आवेग आएगा आगे चल के सेकंड लॉ में, संवेग आवेग बताइए, इसे छोड़ दूं बीच में, पहले संवेग आवेग बता दूं। मतलब यार क्या पढ़ाई करो, क्या नौकरी लगेगी तुम्हारी। तुम लगते हो तुम्हें कि तुम्हारी मतलब है आईक्यू लेवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। एक ही बात कमेंट करे यार, टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ एग्जाम्पल समझा रहा है, उन्हें पढ़ना नहीं है, आवेग बता दो, संवेग बता दो। अरे तेरा बेटा वैसे भी कुछ होना नहीं है, तू रहने दे, ज्यादा होशियार मत बन, पढ़ना हो पढ़ ले वरना रहने दे, ठीक है। तो चलती ट्रेन में बस में ब्रेक लगने पर जो शरीर आगे की तरफ गिरेगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। रुकी बस जब अचानक से आगे बढ़ेगी तो व्यक्ति जो पीछे गिरते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दोनों बातों को ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। अब इसमें एक चीज आपने बड़े ध्यान से अगर आसपास अपने जीवन को महसूस किया हो कहीं जाते समय, तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि आप एक बस में जा रहे हैं और ये बस चल रही है, ठीक है। ये बस बेटा मान लो कि सीधी चल रही है और आप इसके अंदर बैठे हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया है
कि अगर ये बस 60 की स्पीड से चल रही है और आप इसके अंदर बैठे हैं, तो आपका शरीर भी बस के साथ साथ 60 की स्पीड से भाग रहा है। तो मान लो कि बस की स्पीड 60 है, तो इसके अंदर बैठे व्यक्ति के शरीर की स्पीड भी 60 है। अगर ये ट्रेन या बस सीधी रेखा में चल रही है ना, तो जो व्यक्ति इसके अंदर बैठा है उसका शरीर भी बस के साथ साथ सीधी रेखा में चल रहा है, यानी कि आपका जो शरीर है बस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। बस 60 की स्पीड से सीधे भाग रही है, तो आपका शरीर भी बस के अंदर बैठे बैठे इस वाली डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब मान लो बस चल रही, अचानक से कोई मोड़ आया, ड्राइवर ने क्या किया, स्टीयरिंग से टायरों पर फोर्स लगाया और बस को मोड़ दिया। अब आपकी बस ऐसे मुड़ गई। लेकिन जैसे आपकी बस मुड़ती है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि जब आपकी बस मुड़ती है तो ऐसा कि आप खिड़की से बाहर की तरफ निकले। तो बस के अचानक मुड़ने पर, किसी कार के अचानक मुड़ने पर जो यात्री को लगता है कि हम बाहर की तरफ को गिरे, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है। देखो भाई, ये बस सीधी चल रही थी, आप बस में यहां बैठे थे, तो बस सीधी चल रही है, तो आपका शरीर भी सीधी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, डॉटेड लाइन को ऐसा फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे बस घूमेगी, आपका शरीर तो इस डायरेक्शन में रहना चाह रहा है, इस डॉटेड लाइन की, लेकिन बस में आप हैं यहां, लेकिन आपका शरीर चाह रहा है कि उसे इस वाली डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो इसलिए आपको अपना शरीर बाहर की तरफ को गिरते हुए दिखता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जब कोई बस अचानक से किसी मोड़ मुड़ती है, तो यात्री को जो लगता है कि वो बाहर की तरफ को गिर रहे हैं, वो किस वजह से है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, या इनर्शिया ऑफ मोशन है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप पहले लिखेंगे 1, सेकंड क्वेश्चन के आगे लिखेंगे 2। तो पहला क्वेश्चन सुनो क्या है। पेपर में क्वेश्चन आया, ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से उतरते समय गिर पड़ता है, ये किस वजह से होता है? तो आप किस पर टिक लगाओगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला एक व्यक्ति चलती ट्रेन से उतरते समय गिर पड़ता है, ये किसकी वजह से है? दीप चंद्रा अय्यर, सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा। फर्स्ट क्लास देख कर आओ, सबसे पहली क्लास। किसका एग्जाम्पल है ये? एक चलती ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति उतरते समय गिर पड़ता है, किस वजह से है? कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। पहले का आंसर दे रहे हैं बच्चे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जिन बच्चों का आंसर इनर्शिया ऑफ मोशन है पहले वाले का, उनका ठीक है। भाई ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला एक व्यक्ति, मैंने कहा कि चलती हुई ट्रेन से उतरते समय गिर पड़ता है, तो ट्रेन चल रही है, तो अगर चलती हुई ट्रेन की जो स्पीड है अगर वो 20 है, तो उसके शरीर की स्पीड भी 20 है। तो उतरते समय मान लो हुआ क्या कि उसने पैर जैसे रखे प्लेटफॉर्म पर, मान लो उसका पैर प्लेटफॉर्म पर कहीं फंस गया, तो पैर तो रुक गया, लेकिन धड़ अभी 20 की स्पीड से आगे निकल जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर कोई पेपर में आपसे कहे, अब 2 लिखना इसके आगे, पेपर में कहा उसने कि जब किसी पेड़ को पकड़कर हिलाया जाता है तो उससे फ्रूट्स और पत्तियां अलग होने लगती हैं, ये न्यूटन के, ये किस वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, या डायरेक्शन? तो क्या बोला बेटा मैंने आपसे कि पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे तो उससे फ्रूट्स का अलग हो जाना, ये कहां बताया मैंने आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अगला तीसरा क्वेश्चन, कि एक रुकी हुई बस जब अचानक से आगे बढ़ती है, उसके अंदर खड़े यात्री पीछे की तरफ गिरते हैं, ये किस वजह से होता है? तो आप समझ गए होंगे कि जब रुकी बस अचानक चलेगी, यात्री पीछे गिरना नहीं कि वो रेस्ट करना चाह रहा, लेटना चाह रहा है वो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है ये। पेपर में क्वेश्चन आया कि चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की तरफ गिरे, तो किसकी वजह से ये? चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे जाए, इनर्शिया ऑफ मोशन है। चलती बस जब किसी मोड़ पर मुड़ती है तो यात्री बाहर की तरफ को गिरते हैं, ये किस वजह से है? तो आप कहेंगे सर चलती बस में किसी मोड़ में मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की तरफ को गिरना, इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि आप सारे क्वेश्चन ऐसे छांट सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन पेपर में कई बार ये, पेपर में आपसे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं छटवाएगा, कई बार वो पेपर में ऐसे पूछ लेगा। तो इसका आंसर बताना क्या होगा, ये करो। विशाल, हिमानी, प्रिंस, राजन, सोनू, देशराज, अभिमन्यु, आकाश, सवरवीर, कुछ ऐसा नाम था, गजल, अवनी, सुशील, आर्ची, महेश, दुर्गा कुमारी, दीपाशा, प्रगति, संदीप,
ये सब। यहाँ पे एक चीज देखना, इस तरह की चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। एक इसके द्वारा समझा सकता है। तो चलती बस में ब्रेक लगे, यात्री गिरेंगे आगे की तरफ को, तो इसे हम समझा सकते हैं किससे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। भाई हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में तो पढ़ा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलती बस में ब्रेक लगते हैं, यात्री गिरते हैं आगे की तरफ को, तो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और इनर्शिया ऑफ मोशन हमने पढ़ा कहां है? पहले नियम में ही तो पढ़ा है। तो न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ है वो यहां पे हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप सभी बच्चे जो हैं, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसकी स्टेटमेंट लिखने के लायक हो चुके हैं कि न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है इसकी स्टेटमेंट है क्या। अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया का मतलब क्या है, लेकिन फर्स्ट लॉ है क्या, आप उस पर आते हैं। बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जिस दिशा में उसी दिशा में चलती रहेगी इनर्शिया की वजह से। लेकिन ऐसा केवल तब तक होगा जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य कर जाएगा तो रुकी वस्तु चल पड़ेगी, चलती हुई रुक जाएगी, चलती हुई की दिशा बदल जाएगी। तो अगर कोई आपसे कहे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो हम कहेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट अभी लिखाऊंगा मैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट यह है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में केवल तभी तक ही बनी रह सकती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल कार्य कर जाएगा, तो कोई वस्तु रखी थी तो उस वस्तु पर अगर बाहर से कोई बल लगे तो रुकी वस्तु चल पड़ेगी, चल रही वस्तु को अपनी तरफ खींच लिया तो रुक जाएगी, चल रही वस्तु पर ऐसे इधर को फोर्स लगा दी तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हम। एनी ऑब्जेक्ट continues its state of rest, motion or direction. Any object continues its state of rest, motion or direction until or unless an external unbalanced force applied on it। हिंदी में लिखेंगे, फिर समझाऊंगा मैं अभी आपको इसे। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु अपनी विराम कोमा गति या दिशा की अवस्था में केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लिखा क्या है। कृष्ण देव यादव, इसका हमने आंसर सबसे पहली क्लास में दे रखा है, सबसे पहली क्लास देख कर आओ, ठीक है। देखो मैंने कहा कि कोई वस्तु जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या मोशन में या डायरेक्शन में है, उस अवस्था में केवल तभी तक बनी रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। बाह्य असंतुलित बल का देखो मतलब क्या है, यहां पे समझो। जैसे मान लो यहां बेटा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, अब इस ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी स्टेट बदले तो उस पर बाह्य बल काम करना चाहिए। बाह्य बल का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के जो अंदर पार्टिकल है ना, उसके अलावा कोई और पार्टिकल बल लगाए। अगर इसी बॉडी का एक कण इसके दूसरे कण पे जो बल लगाएगा वो इंटरनल फोर्स है, आंतरिक मामला है इनका।
इस ऑब्जेक्ट के बाहर से, जैसे मान लो कि यहां से मैंने धक्का मार दिया या आपने आके धक्का मार दिया, इस ऑब्जेक्ट के अलावा अगर बाहर से कुछ फोर्स लगेगा तो कहलाएगा बाह्य बल। अभी अनबैलेंस्ड असंतुलित बल का देखो मतलब क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी मुझे स्टेट बदलनी है तो उस पर जो बल कार्य करे वो असंतुलित होना चाहिए। असंतुलित का मतलब यह है, मान लो कि मैंने इधर को बल लगा दिया 20 न्यूटन, अब मान लो इधर भी मैं 20 न्यूटन लगा दूं, तो इस वस्तु में फोर्स तो लग रहे हैं पर इसकी स्टेट नहीं बदलेगी, क्योंकि यहां पर जो दोनों बल लगाए गए वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स अगर एक ही वस्तु पे काम करें तो बैलेंस कर लेंगे, तो वस्तु की स्टेट नहीं बदलेगी। अगर आपको इसकी स्टेट बदलनी है तो करना क्या पड़ेगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर इधर को लगाया मैंने 20 न्यूटन का बल, तो इधर लग रहा मान लो कि 4 न्यूटन का बल, तो 20 में से केवल 4 ही तो बैलेंस हुआ, तो जो नेट फोर्स बचा, तो नेट फोर्स कितना बच गया, 16 न्यूटन, यानी कि वस्तु की स्टेट बदल जाएगी। यानी ऐसा ना हो कि वस्तु के ऊपर हो सकता है कि 50 बल काम करें, वस्तु के ऊपर हो सकता है कि 50 फोर्स काम करें, लेकिन तब भी वस्तु हो सकता है उसकी स्टेट नहीं बदलेगी अगर वो सारे बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वस्तु के ऊपर जितने भी बल काम कर रहे हैं अगर वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो वस्तु की स्टेट नहीं बदलेगी। अगर उसके ऊपर कुछ भी अनबैलेंस फोर्स होगा, मतलब एक फोर्स ऐसा है कि जो उसके ठीक अपोजिट फोर्स द्वारा बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो स्टेट अवस्था को बदल देगा। तो मैंने ये लिखा कि स्टेट बदलने के लिए, अवस्था बदलने के लिए आपको एक तो बल चाहिए बाह्य बल, उस वस्तु का ही एक कण दूसरे कण पर जो बल लगाएगा वो नहीं, और वो बल जो होना चाहिए असंतुलित, यानी कि जो बैलेंस ना किया जाए। यानी फोर्स होना चाहिए एक तो बाह्य बल एक्सटर्नल, और एक होना चाहिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहां तक एक बार आपने लिखा होगा सारी बातें। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको बताना है ध्यान से पढ़कर, ये वाला, ठीक है, ये करो। हम्म मेरे पास कुछ आंसर आए, इतना मैंने समय दिया, उसके बाद भी आप लोगों ने गलत कर दिया। बहुत सारे बच्चों को गलत है, जितने बच्चे ए लिख रहे हैं ये ए कमेंट करना बंद करो भाई। किसी ने कहा कि वैन ए बॉडी स्टेशनरी, अगर कोई पिंड स्थिर है तब, बेटा अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, स्थिर है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस वस्तु पर 100 बल काम कर रहे हो और तब भी स्टेशनरी हो सकती है अगर सारे बल बैलेंस कर लें। भाई एक चीज बताओ, ये वस्तु है यहां पर, अगर मैं इधर को 50 न्यूटन का बल लगा दूं और इधर को भी 50 न्यूटन का बल लगा दूं, अगर ये रुकी हुई थी तो लगातार रुकी रहेगी, ये स्टेशनरी है, तो क्या इसका ये मतलब है कि इसमें कोई बल काम नहीं कर रहा है, इसमें तो 2 बल काम कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो इसका मतलब यह है कि जितने फोर्स उस पर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लिखा है उनका एकदम बिल्कुल सही है, बाकी जो और लिख रहे हैं वो फर्जी कमेंटबाजी कर रहे हैं। एक कह रहा है कि कोई वस्तु अगर स्टेशनरी है तो कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट। भाई ये क्या बात हुई, एक चीज बताओ, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, मैं अगर इसे हाथ उठा दूं तो नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, ग्रेविटी यानी कि जो धरती इसे खींच रही है, तो धरती तो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तब भी तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई वस्तु जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई वस्तु अगर स्टेशनरी है, स्थिर है, तो इसका एक मतलब केवल ये है कि जितने फोर्स उस पर काम कर रहे हैं, जितने फोर्स उस पर काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, तो बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसमें आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहले मैंने क्या बोला कि न्यूटन के हम फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ये इनर्शिया शब्द पहली बार गैलीलियो साहब ने यूज किया था। फिर मैंने कहा कि इनर्शिया का मतलब क्या है, कि वस्तु का गुण, कि वस्तु जिस स्टेट में उस स्टेट में रहेगी, अगर उसकी स्टेट बदलना चाहोगे तो वो उसका रजिस्ट करेगी, विरोध करेगी, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा, उसके हमने एग्जाम्पल देखे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा है कि कोई वस्तु जिस स्टेट में उस स्टेट में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसके ऊपर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारे पास आता है सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ पे आने से पहले हमें कुछ बातें क्लास में हल्की सी, डायरेक्ट आने से पहले सेकंड लॉ पर कुछ बातें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी हम सेकंड लॉ को समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये आपसे, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है। मेरे हाथ में 2 पत्थर हैं। एक पत्थर मैंने ये लिया, इसे फेंक के मारा, इसकी वेलोसिटी, इसका वेग मैंने कर दिया 0 से 5, और दूसरा पत्थर फेंक के मारा, इसकी वेलोसिटी मैंने कर दी 0 से 20। तो बताओ मैंने ज्यादा बल किस पे लगाया होगा, जिसकी वेलोसिटी 0 से 5 की है या जिसकी 0 से 20 की है, ये बताना आपको। जितने बच्चे कह रहे हैं 0 से 5 उनका गलत है, जो कह रहे हैं 0 से 20 उनका भी गलत है। ये मैं लगभग हर क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं, और कुछ बच्चे गिने चुने इसका ठीक आंसर दे रहे हैं इस क्लास में भी। आपको सबसे पहले बोलना चाहिए था सर ये बताओ कि वस्तु का मास, द्रव्यमान कितना है। आप हो सकता है कि 0 से 5 जो वेलोसिटी है वो इतने बड़े पत्थर की कर रहे हो, तो इतने बड़े पत्थर की वेलोसिटी 0 से 5 करने में दम निकल जाएगा, और 0 से 20 कर रहे होंगे इतने से कंकड़ की, तो उसकी 0 से 20 करना आसान है। तो किसी वस्तु पर मैंने कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया, वो केवल हम वेलोसिटी, वेग में कितना परिवर्तन किया, केवल उसके आधार पर नहीं बता सकते। तो किसी वस्तु पर बल कम लगाया गया है या किसी वस्तु पर बल ज्यादा लगाया गया है, उसके लिए मैं वस्तु की वेलोसिटी में कितना चेंज किया वो तो पता ही होना चाहिए, पर जिसकी वेलोसिटी में चेंज किया उसका मास कितना है, वस्तु हल्की है भारी है पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि हिमालय पर्वत है, उसे अगर आधा सेंटीमीटर भी अगर वो खिसक जाए तो कितना भयंकर बल चाहिए आधा सेंटीमीटर खिसकाने के लिए ही। और इतने बड़े पत्थर को हो सकता है कि कोई व्यक्ति जैसे जो है इतने बड़े पत्थर को 40 मीटर दूर भी फेंक देगा। तो फोर्स कितना लगा उसके लिए केवल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके वेलोसिटी में चेंज किया, हल्की वस्तु है भारी, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्स के लिए मुझे 2 बातें पता होनी चाहिए, जो वस्तु है उसका मास भी और उसकी वेलोसिटी भी। फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हल्की कर रहे हैं भारी की, तो मास और वेलोसिटी को मिलाकर हम एक शब्द बनाएंगे, उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं हम पी से, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम मैंने एक नया शब्द क्यों बनाया, क्योंकि मोमेंटम के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो मोमेंटम को लिखते हैं पी से, मोमेंटम में मास भी है वेलोसिटी भी है। तो अगर मुझे पता करना हो कि मैंने किसी वस्तु पर फोर्स यानी पुश जो किया है, ये जो किसी वस्तु को मैं जो पुल कर रहा हूं, जब मैं किसी वस्तु पर जो बल लगा रहा हूं, तो वो बल जो है कम या ज्यादा लगाया, उसके लिए मत देखो कि वस्तु की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसके लिए आप ये देखो कि वस्तु के मोमेंटम में, उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। अगर वस्तु के मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ है यानी कि आपने बल ज्यादा लगाया होगा, तो मोमेंटम में तो वस्तु का मास और वेलोसिटी दोनों ही आ गई। और वस्तु के मोमेंटम में कम चेंज हुआ यानी कि आपने बल कम लगाया होगा। तो फोर्स को समझने के लिए हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो मोमेंटम होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। ठीक, इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं, इसकी अगर हम SI मात्रक निकालें, SI यूनिट, तो बेटा जो मास है इसे हम नापते हैं किलोग्राम में, इसे हम वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड,
तो मोमेंटम जो है इसका मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूला को देख के बताओ कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। मोमेंटम जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, अदिश है कि सदिश है। तो देखो मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हों, दोनों मल्टीप्लाई में हो, ये दोनों ऊपर नीचे हो, तो उन्हें बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने कहा था अगर इनमें से एक वेक्टर, तो जिसका फॉर्मूला हो वेक्टर, दोनों स्केलर, दोनों अदिश, तो इसका फॉर्मूला हो स्केलर। तो मास तो स्केलर होती है अदिश राशि, लेकिन वेलोसिटी हमने पढ़ी थी वेक्टर होती है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यानी अगर ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यह है कि मान लो अगर कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में चल रहा हो, तो अगर आपने क्या किया, ये मान लो आपके पास एक पार्टिकल है, अगर आप इसका मोमेंटम मान रहे हैं प्लस P1, तो जो पार्टिकल इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, उसका मोमेंटम आपको बेटा माइनस में लेना पड़ेगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनके साथ में क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी तो ये वाली निगेटिव माननी पड़ेगी। तो अगर ये वाला पार्टिकल जो इधर को जा रहा है, अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव माना है, तो ठीक इसके अपोजिट वाले का निगेटिव मानना पड़ेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के इस कॉन्सेप्ट की, कि अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो अगर इधर वाले का मोमेंटम पॉजिटिव माना है तो इधर वाले का नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी में भी तो किया था हमने, अगर पार्टिकल इधर भाग रहा है उसकी वेलोसिटी हमने पॉजिटिव मानी है, तो ठीक इसके अपोजिट जाने वाले की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके साथ ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम जो है एक सदिश राशि है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, अगर मैं कह दूं कि भाई एक पार्टिकल रेस्ट पर है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो बेटा उसकी वेलोसिटी होगी 0। अगर उसका वेग 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका संवेग भी 0 आएगा, याद रखना। अगर वस्तु का वेग 0 है तो उसका संवेग भी 0 है। संवेग उसी के पास में होगा जिसके पास में वेग होगा। नहीं, अगर कोई वस्तु के पास वेलोसिटी है, कोई वस्तु के पास कुछ मास है और वो भाग रही हो, तो वही वस्तु के पास हम कहेंगे मोमेंटम में संवेग है। तो मोमेंटम होता है उस ऑब्जेक्ट के पास जो ऑब्जेक्ट भाग रहा होता है, जो मोशन में होगा। वेग 0 तो संवेग भी कितना, 0। तो हमारे घर में जितने भी सामान रखे हुए हैं, इन सबका मोमेंटम, इन सबका संवेग 0 है जो रखे हुए हैं। लेकिन सड़क पे एक बाइक भाग रही है, ट्रेन भाग रही है, कार भाग रही है, एरोप्लेन भाग रहा है, इन सबके पास क्या है, मोमेंटम, क्योंकि इनके पास द्रव्यमान भी है और साथ में वेग भी है। तो मोमेंटम होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो मास इंटू वेलोसिटी, इस गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। यानी संवेग क्या होता है, संवेग होता है वेग सहित। तो किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो और वेग के साथ हो तो हम कहेंगे इसके पास संवेग है, इसके पास में मोमेंटम है, ठीक है। अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने के लायक हो चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, लेकिन तब तक हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चा लिख रहा है, ट्रक में रखी हुई सलियां बाहर क्यों नहीं जाती, या फिर गाड़ी में रखा हुआ सामान बाहर क्यों नहीं जाता। बिल्कुल जाता है, उसे बिल्कुल सरियों को खुले रखो, बिल्कुल बांध के मत रखो। झटके से गाड़ी आगे बढ़ेगी तो पीछे की तरफ को सरकते हुए दिखेंगे वो। अरे इतनी बार कमेंट, मैंने कितनी बार कहा भाई सेम कमेंट बार बार मत किया करो। यही बच्चा लिख रहा है कि लचीली वस्तुओं के लिए न्यूटन के नियम वैलिड है क्या। न्यूटन के नियम फंडामेंटल नियम है, आप इन्हें रिजिड बॉडी पे भी लगा सकते हो, दृढ़ पिंड पे भी, और फ्लेक्सिबल बॉडी पे भी। बस दिक्कत यह है कि फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो रिजिड बॉडी के लिए, दृढ़ पिंड के लिए, इवन पार्टिकल के लिए न्यूटन के जो नियम के हम फॉर्मूले पढ़ते हैं पार्टिकल्स के लिए होते हैं। तो रिजिड बॉडी के लिए हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, द्रव्यमान केंद्र का, तो चीजें थोड़ी सी फिर भी आसान रहती हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पे एक छोटे से पार्ट को आपको लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पार्ट, और उसके बारे में फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन के, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। विमीय सूत्र हम पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, सबकी वहां लिखवाएंगे। तेरा मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट का किस पे डिपेंड करता है, तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी दोनों पे। मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान वेग सहित। अगला क्वेश्चन है ये कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो संवेग यानी कि मोमेंटम, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होगा, संवेग होता है mv और नीचे लिखा है v, तो संवेग और वेग के अनुपात से मिलेगा द्रव्यमान मास। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है। राजेश यादव, अभय कुमार मिश्रा,
श्वेता, तुषार, शुभम, उजाला, राधिका, देवव्रत तिवारी, पूजा कुमारी, रानी कुमारी, आदर्श, हर्ष, बिट्टू, प्रिंस, आशुतोष, मोहम्मद अमन, महेश, रुद्रा, सबके बड़े बड़े आंसर हमारे पास में आए। ये बच्चा कह रहा है अगर पूरी बॉडी लेटी हुई हो, देखो अगर बेटा हमारी जो पूरी बॉडी है ना, अगर ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक दृढ़ पिंड की तरह हो, एक लोहे के सरिये की तरह, तो पूरी बॉडी पर इनर्शिया बिल्कुल सेम ही टाइम पर सिग्नल पहुंचेंगे हर जगह। लेकिन जैसे हमारी पूरी जो बॉडी है ना, एक दृढ़ पिंड नहीं है, तो जो चीज कांटेक्ट में होगी वो वाले पार्टिकल पे सिग्नल जल्दी पहुंचेंगे, वो जल्दी रुकेंगे गाड़ी के साथ, या जल्दी भागेंगे। जो कांटेक्ट में नहीं है, जो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा लेट आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू। कल सेकंड थर्ड लो दोनों खत्म करेंगे हम क्लास में।